Hi everyone, welcome to an academic. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम चोला एम्पायर को कंटिन्यू करेंगे. आज हम चोलास के बारे में बात करेंगे कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका रेवेन्यू कलेक्शन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज असेंबलीज का रोल, सोशियो इकोनॉमिक लाइफ, कल्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, लिटरेचर, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे. सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. और इस समय में एक स्कल्पचर था जो बहुत फेमस हुआ एंड वो था नटराज का स्कल्पचर. ये जो मूर्ति है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी. ये एक मास्टरपीस है, तो इसे भी डिस्कस करेंगे. ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए गए थे. तो चलिए शुरू करते हैं. लास्ट सेशन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ और भी हमारे अदर रूलर्स थे, जैसे कि कुलुटुंगा थे. कुलुटुंगा वन एंड कुलुटुंगा थर्ड, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं. एक्चुअली कुलुटुंगा वन जो है ना, वो राजेंद्र वन के पोते थे. ठीक है, तो राजेंद्र वन के वो ग्रैंडसन थे, या आप कह सकते हैं कि ग्रैंडसन में आप कहिए कि पोते नहीं, बिकॉज आप कह सकते हैं नातिन थे, क्योंकि राजेंद्र वन की जो बेटी थी ना अमंग देवी, उनके द्वारा पैदा हुए थे ये. तो कोलुटुंगा वन जो हैं, ये इनका जब समय था उस समय श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया था. जी हाँ, वही श्रीलंका जिसे राजेंद्र वन ने पूरा कैप्चर किया हुआ था. तो श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो जाता, श्रीलंका अब अपना अलग से रूल होने लगेगा. देन जो कुलुटुंगा थर्ड थे, इनके टाइम में जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो वीक हो जाती है. अब देखो, जब भी आप सेंट्रल अथॉरिटी को वीक होता हुआ देखोगे तो इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाते हैं वो होते हैं सामंत, यानी कि फ्यूडल लॉर्ड्स. देखिए, जो एक किंग है, किंग हर जगह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो संभाल नहीं सकते हैं अकेले, वो कितना करेंगे. तो नीचे उनके सामंत होते हैं, और जो सामंत होते थे उनका काम होता था कि अपने अंडर आने वाले सारे एरिया को, सारे विलेजेस को, सारे पार्ट्स का जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, टैक्स कलेक्शन का काम है, बाकी जो भी काम होते हैं वो सब सामंत संभाला करते थे. तो अब होता क्या कि इस समय में आप देखेंगे कि सेंट्रल अथॉरिटी काफ़ी वीक हो जाती है, और फ्यूडेटरीज की राइज आप देखेंगे. पांड्या पावर जो है उसकी इमर्जेंस आप देखेंगे, और पांड्या पावर जो है एक तरीके से चैलेंज बन जाता है टू चोला सुप्रीमेसी. चोलास की जो सुप्रीमेसी है, कहीं ना कहीं आप देखिए कि अब वो वीक हो रही है, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो इमर्ज हो रहे हैं. क्योंकि देखो, फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते हैं ना, सामंत जो होते हैं, वो एक लोकल लेवल पे एक किंग के जैसे होते हैं, और वो इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कब जो हमारे ऊपर जो एक राजा है वो वीक हो जाए तो हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाए. तो इस चक्कर में ये लोग रहते हैं. इस चक्कर में होगा क्या कि चोला एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा. धीरे धीरे चोला एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, और राजेंद्र थर्ड जो थे ना, ये लास्ट चोला किंग थे, आखिरी थे. एंड इनको हराया किसने था? इनको हराया था जात वर्मन सुंदर पांड्या सेकंड ने. इस तरीके से जो चोला कंट्री है वो खत्म हुई, और वो पांड्या एम्पायर के अंदर एब्जॉर्ब हो गई. तो ये इनकी पूरी कहानी थी. चलिए अब जानते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. तो जो चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें जो एम्परर है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. और एम्परर कहिए आप या राजा कहिए, वो टॉप है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में उनसे ऊपर कोई नहीं होगा. और जो भी रिसोर्सेज होते हैं ना चोला एम्पायर के अंदर, उसकी जो पावर है, उसकी जो प्रेस्टीज है, वो मोनार्की की वजह से है, और मोनार्की के कंट्रोल में है वो सारा इन्होंने अच्छे से रखा हुआ था. इनके जो बड़े बड़े कैपिटल सिटीज़ थे, जैसे कि तंजोर पहले इनका सिटी था, फिर गंगाईकोंड चोलपुरम जो है वो एक बहुत बड़ा कैपिटल सिटी बना. सो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि हु मेड दिस सिटी, किसने इस सिटी की स्थापना की थी गंगाईकोंड चोलपुरम की, किसका ये कैपिटल था, हु मेड इट कैपिटल. सो यू नीड टू टेल मी द नेम ऑफ रूलर इन द कमेंट बॉक्स. इफ यू रिमेंबर, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इन द लास्ट वीडियो वी हैव कवर्ड दिस पार्ट. तो अब जो है इनका रॉयल कोर्ट जो हुआ करता था वो बहुत ही बढ़िया था, एंड काफ़ी सारा इन लोगों ने पैट्रोनेज दिया था. और ये लोग मतलब आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, मतलब दे वर ऑलवेज टेकिंग इंटरेस्ट. तो टेम्पल्स बहुत सारे इन्होंने बनाए, स्पेशली जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो अपने पीक पर पहुंच जाता है, और बहुत ही अच्छे से ये आगे बढ़ा.
इसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो राजा की अथॉरिटी है वो बढ़ रही है, और राजा की जो पावर है वो टेम्पल के द्वारा और ज़्यादा लोगों के सामने आ रही है, क्योंकि जो राजा जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा मंदिर बनवाएगा। उसमें जो देवी देवताओं की मूर्ति होती थी, उनके जो ज्वेलरीज होते थे, गहने होते थे, वो भी असली सोने चांदी के होते थे। इसीलिए जब अरब इन्वेशन होता है इंडिया पे, अटैक्स होते हैं, कभी भी कुछ ऐसा फॉरेन इन्वेशन होता है, तो मंदिरों को सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इसका सिर्फ एक रिलीजियस रीज़न नहीं है। रिलीजियस रीज़न तो अपनी जगह है ही है, बट इसका जो एक और बहुत बड़ा रीज़न है वो ये कि मंदिरों को अगर आप देखें तो वो सोर्स ऑफ वेल्थ है, ठीक है। तो वहाँ पे मंदिरों के अंदर जो तिजोरियाँ होती हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, जो सामान है, वो सब लूटा जाया जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे ऐसे ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो कि हेल्प करते थे राजा को, जैसे कि पुरुंदनम एंड सिरुंदनम, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ऑफिशियल्स के नाम हैं जो कि उस समय में हुआ करते थे। यस, अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इनका वो अलग से रहता था, और उसका काम था कि लैंड, देखो वैसे भी हमेशा ये याद रखो कि गवर्नमेंट के लिए जो चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो होता है लैंड। तो इनके अंदर जो डिपार्टमेंट था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसको ये पुरावू वरिथी नई कलम कहते थे। तो आप इसको थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हो, पुरावू वरिथिना कलम, ठीक है। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अब ये जो है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने ना छोटे छोटे पार्ट्स में पूरे टाउन को बांटा हुआ था, और उसके थ्रू ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। एंड लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे, लोकल जो ऑफिसर है, वो बहुत ही अच्छे से उसका रोल प्ले कर रहा है। उरनाटम क्या होता है? ये एक ऐसा रेजिडेंशियल पोर्शन होता है गांव का, और यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड होते थे, इसमें टेम्पल्स को वो मंदिर मिल जाती थी कई बार। तो अगर कोई मंदिर टेम्पल को मिली है तो जाहिर सी बात है कि उससे टैक्स तो कलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसको टैक्स वहाँ का एग्जेम्प्टेड था, वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। कुलुटुंगा वन जो हैं ये बहुत अच्छे से रूल करते हैं, और जब ये राजा बने थे तो उस समय में इन्होंने जो है टोल्स को अबॉलिश कर दिया था। एंड ये जो है टोल्स वगैरह नहीं कलेक्ट करते थे, इनको टाइटल मिला था सुंगम तविरता चोलन का। तो ये कुलुटुंगा वन का टाइटल रहा है। अब हम बात करेंगे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की। तो देखिए जाहिर सी बात है कि अगर ये लोग इतना ज़्यादा दूर दूर तक फैल रहे थे, और इम्पीरियल चोलास कहा ही जाता है इनको, और काफ़ी दूर दूर तक इन्होंने अपना वर्चस्व फैलाया था, तो वो बिना किसी अच्छी मिलिट्री के पॉसिबल नहीं है। अच्छी मिलिट्री, अच्छी नेवी, अच्छे जहाज ज़रूरी होते हैं। तो चोलास के पास रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी तो थी ही, साथ ही इनके पास एलिफेंट्स, कैवलरी, इन्फेंट्री, नेवी, ये सब है। तो नेवी भी इनकी बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली। इनके जो सिक्के हैं उस पे जहाज बना हुआ है। और इन एलिफेंट्स जो है वो ज़्यादातर भारत के अलग अलग जो भी आप रूलर्स देखेंगे उसमें आप देखोगे कि एलिफेंट्स का ज़्यादा यूज़ है। एक्चुअली एलिफेंट जो है आर्मी के लिए वैसे बढ़िया तो होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी होती है और ओवरऑल बलशाली होता है। लेकिन कैवेलरी जो होती है ना, जो घुड़सवार सैनिक होते हैं, घोड़े होते हैं, हॉर्स होते हैं, वो बहुत तेज़ी से भागते हैं। उनके अंदर ना जितना ज़्यादा फास्ट वो होते हैं और जितना इजी टू मेंटेन होते हैं, वो बढ़िया रहता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे एलिफेंट को कभी कुछ मान लो तीर लग गया, या वो घायल हो गए, या कभी शोर शराबा होता है, तो एलिफेंट्स जो है ना वो जब बौखला जाते हैं तो वो मतलब पलट करके वापस अपनी सेना की तरफ आने लग जाते हैं, और फिर ऐसे में वो अपने ही लोगों को मारने लग जाते हैं, क्योंकि कई बार जो एलिफेंट होते हैं ना उनको इतनी उसमें इतना मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ये एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हिंदू किंगडम्स हार जाते हैं अरब इन्वेशन के समय में, क्योंकि एलिफेंट्स का आर्मी में ज़्यादा होना एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बना देती है। कैवेलरी वैसे थी, लेकिन कैवेलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। इन्फेंट्री भी है। इन्वेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक, जो कि फुट सोल्जर्स होते हैं, जो पैरों पे चलते हैं। तो ये सब लोग थे। अब जो रॉयल ट्रूप्स होते थे इनके, इसको ये लोग कैकोल पेरुम पड़ई बोला करते थे।
एंड जो पर्सनल ट्रूप होते थे, पर्सनल ट्रूप का मतलब होता है जो कि किसी की अपनी खुद की उसने आर्मी मेंटेन की हुई है, हालांकि वो अंडर द रॉयल ट्रूप होगा। तो उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको वेलई करर कहते थे। वेलई करर के अंदर ध्यान दीजिए कि जो पर्सनल ट्रूप कोई मेंटेन अगर करता भी था तो वो राजा को डिफेंड करने के लिए ही होता था, राजा के खिलाफ नहीं है, वो राजा के अंडर है, राजा को डिफेंड करने के लिए है। तो जैसे कि लोग, आप देखते हो ना, लोग गन लाइसेंस वगैरह लेते हैं और भी चीज़ों का लाइसेंस होते हैं लोगों के पास। तो वो क्यों होते हैं? लाइसेंस इसलिए नहीं है कि वो किसी के अगेंस्ट में है, एक्चुअली वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए है और अल्टीमेटली किंग को डिफेंड करने के लिए भी काम आ जाता है। जो चोलाज हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा एक स्पेशल अटेंशन पे किया था टू देयर नेवी, एंड काफ़ी अच्छे से इन्होंने जो मलबार का इलाका है उसको कंट्रोल किया था, कोरमंडल कोस्ट को भी इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। तो इंडियन ओशन पर इनका कब्जा था, इंडियन ओशन पर इनका राज था और बहुत बढ़िया तरीके से इनकी नेवी काम कर रही थी। तो अब मैं आपको एक बार प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन समझाना चाहूंगी। तो देखिए, एक जो टाउन होता है, टाउन को आप नगर भी कह सकते हो। टाउन या नगर क्या होता है ना, ये सिटी और विलेज के बीच का एरिया होता है। जैसे कि देखो, एक विलेज है, जो गांव है, वहां पे तो लोग थोड़ा सा एक इकोनॉमी थोड़ी बिछड़ी हुई होती है, रूरल एरिया होता है, रूरल सेटलमेंट होता है। पर जो सिटी होती है, जो एक शहर होता है, एक अर्बन सेटलमेंट होता है, वो पूरा तरह से फुल्ली डेवलप्ड होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो एक जोन होता है, जो ना तो फुल्ली डेवलप्ड है, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा डेवलप्ड है, पर गांव से थोड़ा सा बेटर है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओवरऑल जो है चीज़ें थोड़ी सी ठीक ठाक है, तो उसको टाउन बोलते हैं। तो विलेज जो है और सिटी, इन दोनों के बीच में जो जगह होती है ना, उसे नगर या टाउन कहते हैं। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो एक काउंसिल के अंदर होता था, जिसे हम नगर अट्टर कहते थे। नगर अट्टर जो है ये हुआ करता था, जो कि नगर को संभालेंगे। और मंडलम, मंडलम का मतलब है ब्लॉक्स। ठीक है, एक जैसे तहसील होता है, तालुका होता है, उसमें कई सारे गांव होते हैं। अब अगर हम बात करें रॉयल प्रिंसेस की या ऑफिसर्स की, तो वो इसके इंचार्ज होते थे मंडल के अंदर। एंड इसमें भी होते थे वलनाडूज एंड नाडूज। ठीक है, वलनाडूज के अंदर जो है पेरिये या नट्टर होते थे, ये ऑफिसर होंगे जो कि वलनाडूज को संभालेंगे। और नाडूज जो है अंडर नट्टर होता था, नट्टर मतलब कि एक छोटे ऑफिसर को कहते हैं। नाडू के अंदर कई सारे गांव आ सकते हैं, कई सारे एरिया छोटे छोटे आ सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा इलाका डिवाइडेड होता था चोला एम्पायर का। और हर जगह जो है एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक रॉयल ऑफिसर होगा। कई बार जो बड़े इलाके होते थे, जो एक बड़ा एरिया होता था, उस पे रॉयल ब्लड के प्रिंसेस को जगह दी जाती थी, जैसे कि स्पेशली मंडलम के एरियाज में ऐसा किया जाता था। अब बात करेंगे विलेज असेंबलीज की, तो इसमें कई सारे सभा हैं और कई सारी इनकी कमिटीज जो हैं वो हुआ करती थी। तो सभा जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड जो विलेज है वो 30 वार्ड्स में डिवाइडेड था। और हर किसी का काम ये होता था कि अपने मेंबर को वो नॉमिनेट करे विलेज की काउंसिल के लिए। तो जैसा कि आज आप देखते हो कि पंचायती राज का जैसे इलेक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि एक गांव होता है, ठीक है, और कई सारे गाँव को मिला करके ब्लॉक बनता है, कई सारे ब्लॉक्स को मिला करके एक आपका डिस्ट्रिक्ट बनता है, और कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करके फिर आपका एक स्टेट बनता है। राइट, इस तरीके से रहता है। तो जो विलेज है, एक गांव को आप अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हर एक वार्ड से एक पंच आता है। ठीक है, हर एक वार्ड से एक पंच आता है जो कि उस पर्टिकुलर विलेज काउंसिल का हिस्सा बनता है। तो वैसा ही यहाँ हो रहा है, सेम चीज़ यहाँ लिखी गई है कि जो विलेज है वो 30 वार्ड्स में डिवाइडेड है, यानी कि 30 वार्ड्स होंगे। और हर एक वार्ड से एक मेंबर नॉमिनेट होगा, एक पंच नॉमिनेट होगा, जो कि विलेज की काउंसिल में जाएगा। जो क्वालिफिकेशन थी उस टाइम में वार्ड मेंबर बनने के लिए, वो क्या है कि उसके पास 1/4 वेली ऑफ लैंड होना चाहिए, और उसका खुद का वहाँ पे घर होना चाहिए, वो वहाँ का रेजिडेंट होना चाहिए, और वो 30 साल से ऊपर का होना चाहिए, लेकिन 70 साल से कम होना चाहिए, और उसको वेदास की नॉलेज होनी चाहिए। ये जो पॉइंट्स है ना, ये चारों पॉइंट्स, ये आप समझ के रखो, याद करके रखो, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि क्या क्वालिफिकेशंस थी। आप समझ रहे हो, उस टाइम में वार्ड मेंबर बनने के लिए भी क्वालिफिकेशंस है। कहीं ना कहीं ये बात भी एक ध्यान देने वाली चीज़ है। अब जो डिस्क्वालिफिकेशन करना है, अगर किसी को निकालना है, तो उसके लिए भी रूल्स हैं। ध्यान दीजिए, उसके लिए भी रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं
इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि अगर कोई ऐसा मेंबर है कमेटी का जो कि पिछले 3 साल से मेंबर रहा है, दोज हु हैड बीन मेंबर्स ऑफ द कमिटीज फॉर पास्ट 3 years, उनको हम हटा सकते हैं। एंड अगर कोई ऐसा है जो कि कमेटी मेंबर्स के रूप में अपना अकाउंट नहीं दे पा रहा है, या उसने जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट नहीं करवाए हैं, तो फिर वो उसको भी निकाला जा सकता है। साथ ही अगर किसी ने कोई पाप किया है, कोई सिन किया है, कोई गलत काम किया है तो भी, और दूसरे वो भी जिसने किसी की प्रॉपर्टी चुराई है। तो ये जो कमेटी मेंबर्स होते थे इनको वरिया पेरू मक्कल कहा जाता था। ठीक है, वरिया पेरू मक्कल, ये कमेटी मेंबर्स को कहा जाता था। अब बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक लाइफ की। तो एक बार मैं समय देख लेती हूँ कि हम इस वीडियो में सोशियो इकोनॉमिक लाइफ कवर कर पाएंगे या नहीं। हाँ, ये अब हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।